भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आप में से भी किसी भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहन या किसी भाई को चैनल पर प्रसारण के लिए कुछ भी जानकारी भेजनी है तो खबर में दिख रहे हमारे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप से जानकारी भेज सकते हैं और वो आपकी खबर ऑल इंडिया पर प्रसारण में जरूर दिखाई जाएगी। तो नीचे जो खबरें आप लोगों को दिखती हैं उसी में हमारा नंबर भी लिख लिख करके आता रहता है, वहां से आप हमारा नंबर ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से आपको बता दें एक ये ट्वीट किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्वीट करके अभी हाल ही में 12 जुलाई को कहा है कि 100 दिनों में 37,000 करोड़ रुपए के ऋण सरकार ने बांटे हैं। तो ऐसे में एक ये बहुत बड़ी खबर है जो आप लोगों को बताने वाले हैं। 100 दिनों में सरकार उत्तर प्रदेश की कह रही है कि 37,000 करोड़ के ऋण बांटे गए हैं। तो आइए एक नजर इस पर भी दौड़ा लेते हैं। काफी बड़ा मुद्दा है। बताया जा रहा है कि यहां पर यूपी में 3 नई यहां पर डिस्टिलरियां वगैरह भी बनेंगी। तो यहां पर जानकारी आ रही है सुरेश खन्ना दरअसल जो वित्त मंत्री हैं उनके स्तर से, और कुछ जानकारी नितिन अग्रवाल जो आपके आबकारी मंत्री हैं उनके स्तर से। तो दोनों जानकारियों को ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या क्या दोनों जानकारियां हैं। तो पहले 100 दिनों में 37,000 करोड़ के जो ऋण बांटे गए हैं उस पर देखते हैं सुरेश खन्ना वित्त मंत्री जी का क्या कहना है। लिखा है, लखनऊ उत्तर प्रदेश संवाददाता, किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा फसली ऋण का वितरण, मुद्रा योजना और स्वयं सहायता समूहों को ऋण मुहैया कराने में 100 दिन के अंदर सरकार ने 176% ऋण बांटे जाने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यहां पर लक्ष्य 21,000 करोड़ रुपए के मुकाबले 37,000 करोड़ रुपया ऋण बांटा गया है। अगले 6 महीने में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नियमावली 1976 में संशोधन करके आज की मांग के मुताबिक व्यवहारिक बनाया जाना यहां पर प्रस्तावित किया गया है। यह जानकारी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना इन्होंने सोमवार को लोक भवन में प्रेस वार्ता में दी थी और उनके साथ संसदीय राज्य मंत्री जसवंत सैनी और संसदीय कार्य व चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री यहां पर मयंकेश्वर वगैरह शरण सिंह भी उपस्थित रहे थे। तो एक तो यह हो गई कि 100 दिनों में 37,000 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं। वहीं उसके अलावा यूपी में 3 नए डिस्टिलरियां वगैरह भी बनेंगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लिखा है कि प्रदेश के आबकारी विभाग ने बीते 100 दिनों के भीतर 3 डिस्टिलरियों की स्थापना की अनुमति दी है और 3 डिस्टिलरियों का निर्माण पूरा कराया है। इन डिस्टिलरियों के लगने से प्रदेश में निवेश तो आया ही है, साथ ही इससे रोजगार के सैकड़ों नए अवसर सृजित होंगे। यह जानकारी प्रदेश के आबकारी मंत्री हैं नितिन अग्रवाल, इन्होंने सोमवार को दी है। उन्होंने बताया है कि विभाग की 100 दिन की कार्य योजना में 3 नई डिस्टिलरियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। सीतापुर में मेसर्स वगैरह रेडिको खेतान और मुरादाबाद में मेसर्स कारीमगंज और बायोफ्यूल वगैरह और मुजफ्फरनगर में मेसर्स क्रिस्टिकल बालाजी को डिस्टिलरी स्थापित करने की वहां पर अनुमति दी गई है। तो खैर बड़ी बड़ी कंपनी फर्मों को अगर ऋण मिलता है तो एक वो अलग बात है, लेकिन आम जनता को अगर ऋण इतना मिले तो बहुत ही अच्छी बात होगी। क्योंकि देखो ऋण इसलिए जरूरी नहीं है, ऋण से देखो काफी लोग क्या करते हैं, अपना रोजगार खड़ा कर लेते हैं। जिनके पास मान लीजिएगा किसी मुसीबत के समय पैसे नहीं है, अगर इधर उधर से मिलती हैं तो अपना वो लोन ले लेते हैं और बाद में धीरे धीरे परिस्थितियां ठीक होने पर चुकाते रहते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि बैंक जो भी गरीब वर्कर हैं यानी गरीब जो तबके के लोग हैं उन सबको ऋण आसानी से नहीं देती, जबकि कोई पैसे वाला अगर है तो उसको आसानी से ऋण मिल जाता है। क्योंकि ऋण बैंक तब देती है जब आपके पास बैकअप में भी कुछ हो और उसी के आधार पर ऋण मिलता है। जैसे काफी लोग मकान पर ऋण लेते हैं, काफी लोग खेती पर अपना ऋण ले लेते हैं, जमीन वगैरह पर। तो इस तरह से कई चीजों पर ऋण मिलता है। वहीं कुछ नौकरी वाले जो लोग होते हैं उनको जो मासिक सैलरी आती रहती है तो उनके सैलरी के अकॉर्डिंग भी उनको बैंक लोन दे देती है। साथ ही साथ ताकि उनको बैंक को ये जो है यहां पर पता हो जाए कि भविष्य में ये लोन चुकाने के लिए सक्षम है या नहीं है। साथ ही साथ देखिए उत्तराखंड के नैनीताल से एक खबर निकल के आ रही है। तो उत्तराखंड में अब खेल खेल में होगी पढ़ाई। अल्मोड़ा के 820 आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाओं की सुविधा दी जाएगी। इसके बारे में जानकारी आ रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को बेहतर करने में वहां के नए तरीके वहां पर अपनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए बाल वाटिका वहां पर उत्तराखंड में शुरू की जा रही है। 6 वर्ष तक की उम्र तक बाल वाटिका में बच्चे प्रवेश उनको वहां पर दिया जाना है। तो आइए इस
जानकारी पर भी थोड़ा जो है फोकस करते हैं। ये रही वहां से एक ये तस्वीर जो कि बहुत अच्छा लिखा हुआ, बाल वाटिका से सजी हुई सब जो है दीवारें यहां पर दिखाई दे रही हैं। खेल खेल में प्रवेश जैसा तरीकों से बच्चों का शिक्षा में वहां पर मन भी लगेगा और बच्चों के यहां पर जो है अनुसार ही चीजें होनी चाहिए। लिखा है सरकारी विद्यालय में अब निजी स्कूल की तर्ज पर बाल वाटिका शुरू की जाएंगी। काफी जगह जो है निजी स्कूल में आप देखते हैं ज्यादा सुविधाएं होती हैं, सरकारी जो है जो आपके विद्यालय हो या कोई भी चीज ले लो वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती। लेकिन अब जो स्कूल लेवल पर है यानी बाल वाटिका लेवल पर आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर हम बात करें तो यहां पर सुविधाएं दी जाएंगी ताकि बच्चा केंद्रों की ओर थोड़ा यहां पर लालायित हो। अब जिले में धौला देवी ब्लॉक है, वहां को छोड़ करके अन्य 10 ब्लॉक में वहां पर बाल वाटिका का संचालन होने लगा है। जिले में शिक्षा विभाग के माध्यम से 820 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका संचालित भी की जानी है। साथ ही साथ इसके बताया जा रहा है कि मंगलवार को अधिकतर स्थानों में इसका शुभारंभ हुआ। सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या और सुविधाओं के अभाव के बीच लोगों में निजी स्कूलों का मोह वगैरह भी बढ़ा है। अभिभावक अपने नौनिहालों को निजी स्कूल में ही दाखिला दिलवा रहे हैं, क्योंकि भैया अगर विभाग की तरफ से सरकारी चीजों में सुविधाएं नहीं होंगी तो कैसे लोग अपने वहां पर भेजेंगे। अभी अगर गवर्नमेंट चाहे जितना जोर दे ले, अगर यहां पर जो भी सरकारी विभागों में कार्यरत लोग हैं अगर वही जिम्मेदारी नहीं लेंगे और खुद के बच्चों को भी वहां पर नहीं लाएंगे, तब तक एक फेयर तरीके से जनता में एक पॉजिटिव संदेश नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी पढ़ा लिखा अधिकारी वो अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में बढ़िया स्कूल में डालता है जहां पर रात दिन मेहनत करवाई जाती है, वहीं सरकारी स्कूलों में वो खुद तो बैठ करके कुर्सियां तोड़ते रहते हैं। तो इसीलिए जो भी गरीब तबके के लोग हैं सिर्फ वही सरकारी स्कूल में जाते हैं और एक समाज में एक मजाक जैसा बना हुआ है बीच में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के। जहां कहीं भी सरकारी स्कूल की बात करो तो बस वहीं से इंसान अंदाजा लगा लेता है कि फलाने का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। तो इस तरह से चीजें हैं और ये आपकी जो खाई है बीच की ये तभी पटेगी जब यहां पर आपके सरकारी जो भी कर्मचारी हैं उन सबके बच्चे भी यहां पर सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला अनिवार्य रूप से होगा। इससे क्या होगा, मान लीजिए जो भी अध्यापक हैं सरकारी जो है विद्यालयों में, इनके बच्चे स्वयं उस स्कूलों में जाएं ताकि वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए सबका बनेगा। क्योंकि उनको पढ़ाएंगे तो बाकी को भी जो जानकारी होगी वो भी समझेंगे हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा सरकारी में, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। ऐसे जो है स्थितियां सुधरेगी, ना कि ऐसे कि अपने जो भी उच्च वर्ग के लोग हैं वो प्राइवेट सेक्टरों में बढ़िया बढ़िया स्कूलों में दाखिला करवाएं और यहां पर जो है बेचारे गरीबों के बच्चे आते हैं और दरिया खाते उसके बाद चले जाते हैं। उनके लिए शिक्षा के लिए काफी जो यहां पर चीजें दिक्कत वाली हमेशा बनी रहती हैं और विभाग सरकार भी इस बारे में काफी बुनियादी जो चीजें हैं वो भी मुहैया कराने में काफी वो लेट लतीफ करते हैं और हर जगह बराबर मिल भी नहीं पाती हैं। अभी भी आप देख रहे हो जो भी ये बेबी फ्रेंडली जो बनाए जा रहे हैं वो भी हर जगह नहीं है। काफी तो वर्कर ऐसी हैं जिनके पास खुद का सेंटर तक नहीं है। अब बिना सेंटर के वो कैसे बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें। कुछ तो खुले आसमान के नीचे पढ़ा रही हैं, कहीं के पास सेंटर है तो सेंटर की जो है हालत इतनी खस्ता है जो पता नहीं वहां से छत से पानी टपकता है, कहीं काई लगी हुई है तो कहीं प्लास्टर टूटा है, कहीं फर्श टूटी है, कहीं वहां से जो है कीड़े मकोड़े बरसात में निकलते हैं। इस तरह से तमाम समस्याएं, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं पानी नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, तमाम जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये कुछ शिक्षा का माध्यम है सरकारी जगह पर। अब बात करते हैं, इसमें आगे लिखा है अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा को बेहतर करने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो बेहतर चाहे जितना कर लो, अगर बुनियादी सुविधाओं को वहां पर नहीं पहुंचाया जाएगा, अगर सेंटर ही नहीं होगा, अगर सेंटर पर बुनियादी सुविधाएं नहीं होंगी तो आप क्या बेहतर कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति आप ये ले आओ, 20 ले आओ, 24 ले आओ, 26 ले आओ, भविष्य में चाहे जितनी लेकर के चले आओ, अगर उनको जमीन पर उतारा नहीं जाएगा, केवल कागजों में बदलाव होंगे, इसको इतने में जोड़ो उसको यहां पे जोड़ो, तो कुछ भी संभव नहीं है। अरे वहां पर संसाधन भी तो होने चाहिए शिक्षा से रिलेटेड, तो वो चीजें यहां पर नहीं हो पाती हैं। उसमें लगता है पैसा और पैसा आता है बजट, वो कहां जाता है वो तो राम भरोसे रहता है। लिखा है इसी क्रम में अब 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका शुरू की जा रही है। निजी स्कूलों की तर्ज पर यहां भी नर्सरी और अन्य कक्षाओं की तरह ही 6 वर्ष की उम्र तक के जो बाल वाटिका में प्रवेश इनको दिया जाएगा, जिससे बच्चों को यहां बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। खेल खेल में प्रवेश जैसी तरीके से बच्चों का शिक्षा में मन लगेगा। अब ये टोटल तो आंगनबाड़ी केंद्रों को एक ही बार में नहीं हो पाएगा, इसको करने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, क्योंकि यहां पर लाखों की संख्या में प्रदेशों में जो आंगनबाड़ी सेंटर हैं, जैसे यूपी ले लो और बिहार लो, हर जगह आबादी के अकॉर्डिंग है। अब नहीं मान लो हर जगह लाख लाख नहीं है, इतने बड़े बड़े राज्य सभी नहीं है, तो 50-60 तो अमूमन हर जगह देखने को मिल ही जाएंगे। अब ऐसे में वहां पर एक बार में
कितने सालों में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को यहां पर ये सुविधाएं दी जाएंगी, इस पर भी थोड़ा फोकस कर लेना। मुश्किल से 500, 600, 1000, 1200 बस इतने जो है स्कूलों का चयन होता है। फिर कहेंगे अगली बार, फिर 2, 4, 5 साल गुजर जाएंगे, फिर कहीं वहां नंबर लगेगा। जो चुने भी जाएंगे उनमें भी काफी दिक्कतें हैं। सेंटर बनने में ही आप देखते हैं न जाने कितने जो है सेंटर यहां पर किराए पर चल रहे हैं। अभी खुद का सेंटर विभाग नहीं दे पाया, सरकारें नहीं दे पाई हैं। तो सोचिए यहां पर काफी ये लंबा एक प्रोसेस है और इसको करने में कई वर्ष लग जाएंगे। एकदम से चीजें हो ही नहीं पाएंगी, क्योंकि करना भी कोई नहीं चाहता है। यह भी एक कड़वा सत्य है। लिखा है वहां पर कि यहां पर जिले में शिक्षा विभाग और बाल विकास विभाग की ओर से कुल 1860 आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर चल रहे हैं। अब इसमें उनका कहना है, अब ये देखिएगा उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्यकर्ता भी सम्मानित होंगी। तो कार्य तो सभी बहनें कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं। अब अगर कार्य का मूल्यांकन आप पोस्टर ट्रैकर के आधार पर करेंगे तो कोई भी बहनें यहां पर अच्छा कार्य करती प्रतीत ही नहीं हो पाएंगी। जैसे आपने देखा है, भारत सरकार ने कहा था पोस्टर ट्रैकर पर काम जब ऐसा होगा तो आपको 500 रुपया प्रोत्साहन मिलेगा। अब उत्कृष्ट कार्य पर अब वो क्या हुआ, बहनें कार्य कर रही हैं। अब किसी को भी अभी तक नहीं मिला, जो यही दर्शाता है कि पोस्टर ट्रैकर में खराबी है, ना कि बहनों में, क्योंकि बहनें तो काम कर ही रही हैं। बहुत सी बहनें मास्टर ट्रेनर हैं, हर कुछ जानती है, मोबाइल में वो सब करती हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। यूपी का प्रोत्साहन राशि देख लो उनके उत्कृष्ट कार्य को लेकर के, तो क्या उनको मिला? किसी को नहीं मिला। तो यहां पर जो कमियां हैं वो विभाग के स्तर से भी हैं। जो आप ये मूल्यांकन कर रहे हैं पोस्टर ट्रैकर को लेकर के, ये गलत है। इसमें आए दिन खराबी भी रहती है, जिसके आधार पर बहनों को आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया, किसको क्या मिलना चाहिए। तो ऐसे यहां पर ये चीजें कुछ निकल के आती रहती हैं। हर एक राज्य में ये समस्याएं बराबर बनी रहेंगी और जब तक जो है इन चीजों में थोड़ा ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक बहनों को उनकी जो उत्कृष्ट कार्य का मेहनताना भी आप नहीं दे पाएंगे। बस आप जब भी देंगे, और सम्मानित तो हर बार किया जाता है, कुछ ना कुछ बहनें ऑफलाइन चुनी जाती हैं, सम्मान पत्र मिलता है, तो कम से कम उन बहनों को जिनको सम्मान पत्र मिला है, कम से कम उनको ही प्रोत्साहन राशि जो भारत सरकार से और राज्य सरकारों से जहां जहां प्रस्तावित है, क्या वो पहुंचाई गई? नहीं पहुंचाई गई। तो क्यों नहीं पहुंचाई गई भाई? अगर उन्होंने अच्छा काम किया, उनको सम्मानित भी किया गया, तो वो तो उसके लायक थी। जब लायक थी तो उनको क्यों नहीं मिला? ऐसे तमाम मुद्दे अपने आप में ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विभाग इस बारे में ज्यादा कुछ जो है करता नहीं है। इधर बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की। उनके द्वारा एक और ट्वीट किया गया। इनका कहना है कि हर घर लहराएगा तिरंगा, गूंजेगा नारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो यहां पर जो आगामी आपका भी जो मनाया जाएगा 15 अगस्त, उसको लेकर के तैयारियां हो रही हैं। इसके लिए 11 से 17 अगस्त तक आपको बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश में ये स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह भी मनाया जाएगा। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत की जाएगी और 2,28,00,000 घरों और 50 लाख सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय, औद्योगिक व वाणिज्य इकाई आदि में ध्वजारोहण किया जाएगा। यानी हर घर, हर जगह आपको झंडा लहराना है, चाहे आपका दुकान हो या कुछ भी हो या कोई भी कार्यालय हो, हर जगह, तो हर जगह यहां पर झंडा लहराया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर अमृत महोत्सव के संबंध में एक गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक करवाई थी और संस्कृति विभाग के सामुदायिक रेडियो जय घोष के थीम सॉन्ग और हर घर तिरंगा कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन भी वहां पर किया था। योगी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का आयोजन वहां पर है और प्रत्येक बता रहे हैं यहां पर बताना चाहेंगे कि नागरिक को लेकर के यहां पर बातें वगैरह की गई हैं। तो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को ध्यान देनी है और आगे इसमें उन्होंने क्या कहा है उस पर भी फोकस करिए। इनका कहना, योगी जी ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव का आयोजन है और प्रत्येक नागरिक को इससे जुड़ना चाहिए। लोग अपने तिरंगे की फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा आयोजन करने वाले जिले को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही यहां पर इस तरह से चीजें चलती हैं और स्कूलों में स्लोगन व निबंध प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस तरह से यहां पर काफी प्रचार प्रसार सारी चीजें होंगी और गीत वीत सब कुछ होगा। जैसे मनाया जाता है वैसे ही मनाया जाएगा। बस इस बार क्या होगा, आपका जो झंडारोहण है वो हर जगह देखने को मिलेगा, लगा करके स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान हर जगह मिलेगा देखने को। तो सम्मानित होंगे शहीदों के परिजन और किसानों को देंगे झंडा। तो यहां पर किसानों को भी यहां पर साधा जा रहा है, झंडा उनको भी दिया जाएगा और बाकी जो भी शहीद हो चुके हैं लोग देश की जो है सुरक्षा में, उन लोगों को भी, जो उनके परिजन को भी, यानी वो तो चले गए तो उनके आधार पर उनके परिजनों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। तो एक अच्छी बात है। साथ ही साथ आज का ये जो वीडियो है उसको हम यहीं तक रखते हैं। अगले फिर वीडियो में सुबह 10 बजे आपको मिलेंगे।